दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम लोग करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि अभी हमारा क्या चल रहा है बेटा, मैराथन सेशंस हमारे चल रहे हैं और हम लोगों के क्या क्या कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेगोशिएबल कंप्लीट हो चुका है, एलएलपी कंप्लीट हो चुका है, कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आईआरएफ। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको ये सारे सेशंस दिख जाएंगे। आपको कंसेप्चुअल रिवीजन का मैराथन भी उसके अंदर मिल जाएगा। सब कुछ आपका एक ही जगह पर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। और दूसरा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। ज्यादा नहीं है, कुछ 5-6 क्वेश्चन ही अपने को देखना है इसके। फटाफट चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हमारा जो अगला सेशन होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर रहने वाला है। ओके, ये रहा। अरे यार कहा गया भाई। जस्ट अ सेकंड। हाँ, चलिए आओ देखो। सर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो देखो, पहली बात तो 4 स्ट्रक्चर है। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आखिरी में मेट्रोपॉलिटिकल कोर्ट। आपको अलग अलग सवाल भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट, तब आपको ये आना चाहिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? एपेक्स बॉडी बोला जाता है जुडिशरी का। ये 26 जनवरी 1950, जिस दिन रिपब्लिक, अपना जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है बेटा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन किया था, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी आया था। जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, ये बेटा हाईएस्ट अथॉरिटी के पर्सन अपॉइंटेड होते हैं अंडर आर्टिकल 126। अब जो प्रिंसिपल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर कितने लोग होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक सीजीआई को इंक्लूड करके 7 लोग मेंबर होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं नंबर की बात करूं तो 34 पे इंक्रीज हो गया है बेटा, जिसके अंदर सीजीआई भी आते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यू टू केसेस एंड वर्कलोड के कारण। ओके, फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर सर, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट। मतलब हर एक स्टेट के अंदर अपन अपील कर सकते हैं। हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है। यहाँ पे आर्टिकल 214 के हिसाब से हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होना चाहिए। हाई कोर्ट को अपीलिएट पावर है बेटा, जो लोकल कोर्ट पे लड़े जाते हैं। फिर अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप हाई कोर्ट के पास जाते हो। फिर हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर भी होते हैं। इन इंडिया भी 25 हाई कोर्ट है बेटा, हर एक स्टेट के लिए। और कुछ 6 स्टेट्स को मिला के एक सिंगल हाई कोर्ट है, जैसे वो आसाम मिजोरम उधर साइड में, ठीक है। अब देखो, एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे आपको बोलने नहीं दिया राइट टू स्पीक वीक के लिए, आप जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन डाल के। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है बेटा, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो डील करता है सिविल मैटर्स से, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, डैमेजेस है, कुछ है। अब ये जो सेशन कोर्ट है ना, इसमें क्रिमिनल, और देखो सेशन कोर्ट भी होते हैं इसके अंदर, जिसमें क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। अबंडेंट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट के अंदर अलग अलग, मतलब ध्यान रखना 2 करोड़ से ऊपर की बातें यहाँ पे नहीं आती है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर टू कंट्रोल, और ये टेरिटोरियल बेस्ड होते हैं। मेट्रोपॉलिटिकल कोर्ट आजकल एस्टैब्लिश है बेटा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, जहां पे पॉपुलेशन है 10 लाख या उससे ज्यादा। चीफ पॉलिटिकल मेट्रो मैजिस्ट्रेट के पास पावर होता है बेटा, और ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डिसीजंस ले सकते है। ओके, फिर बोला गया आपको डिटेल नोट लिखना है आरबीआई के ऊपर। तो आरबीआई वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आरबीआई, इसे सेंट्रल बैंक या रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है बेटा। ये किसके ओनरशिप में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल, इशू और मेंटेन द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। नोट कितना छपवाना है, कितना मार्केट से निकालना है, वो चीजों के ऊपर ये मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम को, और प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है बेटा आरबीआई का, जो प्रिंट करता है इंडियन करेंसी को। प्रिंट एंड मिंट मतलब बनाता है और फाड़ता है, मतलब ऐसा समझ लो आप बात को, करेंसी को। और ये 2 जगह पे, एक नासिक में है बेटा और एक देवास में है, ठीक है ना। ये 2 जगह पर बेटा ये सिचुएटेड है, ठीक है। अगला सर,
आरबीआई ने एस्टैब्लिश करके रखा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। जो एनपीसीआई देखो यूपीआई वगैरह को फैसिलिटेट करती है ना, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को लेके ये कंसर्न करती है। फिर डीजीआईसी भी होता है इनके पास, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है केवल इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स और गारंटिंग फैसिलिटीज के लिए। फिर बोल के रखा है सेबी के ऊपर शॉर्ट नोट दो, तो देखो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडीज है बेटा, जो सिक्योरिटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट ये किसके ओनरशिप में आती है, अगेन निर्मला ताई के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और ये एस्टैब्लिश किया था 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे वित्त मंत्रालय बोला जाता है, ये मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया को सर्व करती है एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया, मतलब इनका पैसा सा लेना देना होता है। ये बेसिकली टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट्स, इन सब चीजों से यहाँ पे देखती है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है इस मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होती है। ये मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनिस्टर्स डेफिनेटली इस पोर्टफोलियो में एंटर करना चाहते हैं, बट इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर इज अ जोक। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बेटा कि ये यूनियन बजट को पेश करते हैं समय समय पर। बेटा क्या होता है, ये टैक्सेस और बजट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। फिर बोला गया बताओ इंडियन जुडिशरी सिस्टम और उसके वेरियस फंक्शन क्या है। तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम मतलब एक ब्रांच है बेटा जो जिसको मतलब विच थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स को सॉल्व करते हैं, जो बेसिकली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। तो फंक्शंस क्या है, इंटरप्रीट करना एक्ट को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, फेयरनेस को प्रमोट करना, ये सब काम है बेटा किसके, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के। अब देखो इंडियन जुडिशरी सिस्टम परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को किसकी मदद से, कोर्ट की मदद से। सुप्रीम कोर्ट टॉप में होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब जो भी डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट के, ये रिस्पेक्टिव ये बाइंडिंग होते हैं एक स्टेट के ऊपर, बट आप समझना रिस्पेक्टिव स्टेट पर तो होते ही है, बाकी स्टेट्स के ऊपर भी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कुछ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया तो बाकी हाईकोर्ट भी उसकी सुनते हैं क्या, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तो सारे कोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बाइंडिंग होते ही है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कि सर लॉ का मतलब क्या होता है और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तो व्हाट इज लॉ, लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है ताकि वेलफेयर को, जस्टिस और ये सब चीजों को डील कर सके। अब लॉ कैसे बनाए जाते हैं, तो लॉ को सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रपोज करते हैं जिसे बिल कहते हैं बेटा। अब इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट होता है तो और इसको लोकसभा में पास कर दिया जाता है, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट लेते हैं और फिर लॉ को नोटिफाई कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। और जो समझना जो लॉ ऑफिशियल गैजेट में आया है ना बेटा उसमें डेट मेंशन होती है, उस डेट से वो इफेक्टिव होना चालू हो जाता है। और एक बार ये नोटिफाइंग इफेक्टिव हो गया तो इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है क्या, यस सर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। यहाँ पे आपका क्या समाप्त होता है बेटा, यहाँ पे आपका आईआरएफ हो जाता है फिनिश। क्या हो जाता है बोलो, आईआरएफ के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाते हैं। ये वैसे 5 नंबर के लिए ही बेटा आईआरएफ आता है, 5 या 6 नंबर के लिए, उससे ज्यादा का सवाल इससे नहीं पूछते, ठीक है ना। तो बस ये था छोटा सा एक्ट आईआरएफ को लेके और अपनी ये भी चीजें हो जाती है समाप्त। होप सो आप सभी लोगों को बढ़िया से सारी चीजें समझ गए हो। इसकी पीडीएफ मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक अटैच कर दिया हो, प्लीज सारे लोग बहुत शिद्दत से पढ़े। एग्जाम के पहले के हमारे मैराथन चल रहे बेटा, एकदम ध्यान पूर्वक आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस तो बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं सीधा सीए इंटरमीडिएट लॉ के अंदर। बढ़िया से पढ़िए, हैप्पी हैप्पी पढ़िए। मिलता हूं मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर, जो कब होने वाला है 15 जनवरी को होने वाला है। ध्यान रखना 14 को यानी कि कल अपनी क्लास नहीं है, 15 को 12 बजे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।